तो हम लोग अपनी इस क्वेश्चन सीरीज की श्रृंखला में उसमें 5 क्वेश्चन हमने किया था। आज अपन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अपना टारगेट है आज इसको पहुंचाना 20 तक कम से कम आज पहुंचाना अपने को है। ठीक है, तो आ जाओ। एक क्वेश्चन है आपका, हालांकि मैं क्वेश्चन ये वाला ना लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन सुन लो जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि कहां गया भैया क्वेश्चन, क्या है? हाँ, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए और द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। ठीक है, ध्यान से सुन लो। वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखना है, और उसके बाद समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है वैद्युत द्विध्रुव की। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है भैया? अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो, कि जब कोई भी हम दो आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं, जब दो परिमाण में समान व विपरीत आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर होते हैं, निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं, तो यह समायोजन द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा अपने पास है कि भैया द्विध्रुव का निर्माण करने वाले, आप लोग साथ लिखते चलो यार ताकि टाइम वेस्ट ना हो बाद में। द्विध्रुव का निर्माण करने वाले किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? P बराबर Q इंटू 2L। यहां पे हमने मान लिया कि भैया एक चार्ज है या -Q और एक चार्ज है +Q, इनके बीच की दूरी कितनी है? 2L है। तो यह समायोजन आपका क्या कहलाता है? द्विध्रुव कहलाता है। और द्विध्रुव का आघूर्ण होता है P बराबर Q इंटू 2L। इसका सूत्र हो गया। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है? तो चलो मात्रक भी लिख लो। तो सर इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। क्या होगा? इसका विमेय सूत्र क्या होता है? इसका विमेय सूत्र होता है ATL, और यह एक सदिश राशि है। ये छोटी छोटी बातें सारी याद रखना भैया। यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसकी जो दिशा होती है वो नेगेटिव से ऋणावेशित से किधर होती है? धनावेशित की तरफ। पर तुम्हें क्या करना है, इस जो प्रश्न का जवाब रहेगा वो आपके यहां तक रहेगा। ठीक है, अब तीसरा पार्ट इसका जो डेरिवेशन वाला है वो है, तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर डेरिवेशन वाला करते हैं। तो आगे हमें कैलकुलेट क्या करना है कि अगर मैंने डाइपोल को उठा करके किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया तो उस पर क्या बल आघूर्ण लगेगा। तो देखो जरा ध्यान से, ये हमने कुछ मान ली एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली जो कि एक समान है। ठीक है, ये अपने पास
एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और इस वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया कि एक डाइपोल रख दिया। ये हमारे पास एक डाइपोल है, ठीक है, और इसकी लंबाई कुछ 2l मान लिया। लंबाई कितनी है भैया डाइपोल की? तो डाइपोल की लंबाई है 2l, ठीक है। लंबाई कितनी है इसकी? 2l इसकी लंबाई है। अब हमने क्या किया है, जरा ध्यान से एक एक बात समझना, ठीक है, क्योंकि इसका हम लोग डेरिवेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। चल, तो ये हमने मान लिया ये किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे रखा हुआ है और यह -q और +q आवेश से मिलकर बना है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे भैया? आप यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी अपने मन से लिखोगे। माना, अब इसको नाम दे देते हैं कुछ, ठीक है, इसको हमने बोल दिया A और इसको बोल दिया हमने B। तो माना कि AB एक द्विध्रुव है, AB एक द्विध्रुव है जो -q व +q आवेश से मिलकर बना है। ठीक बात है। AB क्या है? एक डाइपोल है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई l है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा है, ठीक है। इस द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करता है, जो इसे घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इतनी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी। थोड़ा सा डेरिवेशंस में थ्योरी लिखने की आदत डाल लो आप लोग, ठीक है। कुछ डेरिवेशंस हैं जिनमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कुछ वो अपने आप में इतने लंबे हो जाते हैं, कुछ है जो 2 लाइन 4 लाइन के हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनमें आपको थ्योरी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा भैया? देखो जरा सुनना, वैद्युत बल रेखाएं इधर जा रही, इसका मतलब इधर कोई प्लस आवेश होना चाहिए, इधर कोई माइनस, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलती है, माइनस में खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये प्लस वाला, अब ये माइनस चार्ज है, तो ये प्लस वाला क्या करेगा सर? माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा। कितने फोर्स से? F बराबर QE लगाएगा। और ये वाला जो B पर प्लस चार्ज है, प्लस वाले को क्या करेगा? ये रिपेल करेगा। तो F बराबर QE इस पे भी लगेगा। तो ये चार्ज A है और ये वाला चार्ज यहाँ बैठा है B। अब ये दोनों फोर्स, फिर से वही कहानी है कि ये दोनों फोर्स मिलकर एक उसको इधर लेकर के जाएगा, ठीक है। एक उधर फोर्स लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है, दोनों मिलकर क्या करेंगे? इसको ऐसे घुमा करके ऐसे ले आएंगे, जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। तो भैया ये इसको इधर की तरफ लाना चाहता है और ये वही सब इसको ऐसे लेकर के जाना चाहेंगे, तो दोनों मिलकर के इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे और रोटेट करके कहां ले आएंगे? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ला करके रख देंगे। वही बात हमने बोली है कि जो इसे घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। क्लियर? अब अगर ये ऐसा है तो हम कहते हैं कि जो बलाघूर्ण होता है, ठीक है, जो हमारे पास बल आघूर्ण होता है, वो हम लिखते हैं कि जो बल दो, क्योंकि यहां पे 2 बल लग रहे हैं ना, तो एक बल गुणे बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की, बलों की
क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो एक बल इसमें से कोई उठाओ, बल हमने उठा लिया, मान लो Q इंटू ई, लंबवत दूरी। ये देखो, ये वाला फोर्स इस लाइन पे काम कर रहा है, ये वाला फोर्स इस लाइन पे काम कर रहा है, इन लाइनों के बीच की जो दूरी है लंबवत दूरी, ये तो लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, जल्दी बता दो तुम लोग फटाफट, लंबवत दूरी कितनी होगी? तो सर हमने आपसे बात किया था कि पूरी लंबाई 2l है, तो ये वाला टुकड़ा आएगा 2l cos थीटा, ऊपर वाला जाएगा 2l sin थीटा, ये कितनी हो जाएगी 2l sin थीटा, कितनी हो जाएगी 2l sin थीटा। कोई समस्या इसमें? जिसको समस्या है वो त्रिकोणमिति लगा ले भैया। ठीक है, ये थीटा है, ये लंबाई 2l है, ये हमें चाहिए, तो sin थीटा आप लगा लो, sin थीटा लंब बटे कर्ण, इसको इधर भेज दिया, तो 2l sin थीटा किसके बराबर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर। ठीक है, तो आ जाओ इसको लग रखो यहां पर, तो ये कितना है 2l sin थीटा, तो q इंटू 2l एक साथ लिख लो। सर एक साथ क्यों लिखना है, अरे निकाह करवाना है। q इंटू 2l क्या होता है, p होता है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे एकदम मस्त गाना बैठता है, वो है ना एक गाना कि दर्द दिलों के कम हो जाते, हम और तुम गर हम हो जाते, तो यहाँ पे Q और 2l मिलकर के एक हो गए, ये क्या बनाएंगे P, है ना, तो Q इंटू 2l बराबर क्या होता है P, तो ये आ जाएगा PE sin थीटा। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं P क्रॉस E, क्या लिख सकते हैं इसको P क्रॉस E, तो टॉर्क टाउ बराबर हो जाता है P क्रॉस E, ये इसके बलागुण का व्यंजक है। अब हालांकि क्वेश्चन आपका यहाँ पे समाप्त होता है, बट एक दो बातें और देख लो। कई बार आपसे यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पूछ लेता है कि इसके आधार पर द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बताओ, तो आपको बस ये दिमाग में रखना है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री, मतलब हमने इसको ऐसे रख दिया, तो भाई सबसे ज्यादा फोर्स तभी लगेगा ना, सबसे ज्यादा टॉर्क जब ऐसे रखा होगा तो इतना घुमाना पड़ेगा। तो उस केस में क्योंकि साइन थीटा का अधिकतम मान होता है जो कि 1 के बराबर होता है, तो टॉर्क का मान आ जाएगा P इंटू ई, और ये वाला टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम होगा, अधिकतम टॉर्क होगा। अब अगर मान लो ये डाइपोल हमारा E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम वाले फील्ड में रखा है, कहां रखा है 1 न्यूटन प्रति कूलाम वाले फील्ड में रखा है, तो मैक्सिमम जो टाउ निकल के आ जाएगा वो किसके बराबर आएगा, P के बराबर होगा। अब इसी को आप अपने शब्दों में पिरोग करके परिभाषित कर सकते हो कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस पर लगने वाले अधिकतम प्रत्यानयन बलयुक्त आघूर्ण के बराबर होता है जब द्विध्रुव एक एकांक वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो। ठीक है, एकांक वैद्युत क्षेत्र के E बराबर 1 का हो गया ना, एकांक वैद्युत क्षेत्र के लंबवत मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर स्थित हो। तो ये डेफिनेशन भी आप लोग बना के अपने हिसाब से लिख लेना। फिर से सुनो, किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम प्रत्यानयन बलयुक्त आघूर्ण के बराबर होता है जब वैद्युत द्विध्रुव किसी एकांक वैद्युत क्षेत्र में लंबवत स्थित है। समझ आई बात? चलो फिर छापो फटाफट तुरंत प्रभाव से। देखो क्या कह रहा है कि K परावर्तकांक वाले माध्यम में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F1 है। सुनना ध्यान से, वो कह रहा है कि किसी माध्यम में जब चार्ज रखा है तो उस पर एक फोर्स लग रहा है F1, और ये कितना लग रहा है, तो ये लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे R²। अब देखो क्वेश्चन के अंदर उसने ना तो कुछ आवेश बोला है ना तो कुछ दूरी के बारे में बोला है। इसका मतलब जरा ध्यान से सुनना कि मान लो मैंने एक मीडियम में चार्ज को यहां रखा Q1 और Q2 R दूरी पर रखा है, तो ये कह रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको सिस्टम को ऐसे ही उठा के दूसरे मीडियम में डाल देना है, दूरी उरी में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये ध्यान में रख लेना। तो दूरी उरी जब तक क्वेश्चन में ना बोले तब तक दूरी में कोई परिवर्तन या आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये दिमाग में बिठा लो, ठीक है? हाँ R², ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों को दिमाग में बिठा के रखना भैया, बोला नहीं है इसका मतलब यहाँ R है यार, R² नहीं रहेगा, यहाँ पे पूछने देगा, यहाँ पे सिर्फ R है, वहां स्क्वायर नहीं है। अब ये कह रहा है कि हमने इसको किसी दूसरे मीडियम में रख दिया,
तो जब हम इसको दूसरे माध्यम में ले गए तो उसका अपवर्तनांक लेंगे, सॉरी उसका परावर्तितांक लेंगे, तो हमने उसका परावर्तितांक मान लिया k डैश। क्या मान लिया है? k डैश मान लिया। अब हमसे इसी k डैश का मान पूछ रहा है वो, ठीक बात है। तो एक काम कर लेते हैं, काम ये कर लेते हैं कि हमको k डैश का मान निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो डिवाइड करने पर क्या मिल जाएगा, f1 बटे f2 बराबर, देखो क्या क्या कट जाएगा वो ध्यान से देख लो। ये वाली पूरी टर्म कट जाएगी, हाँ सर कट जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कट जाएगा, दोनों को जब भाग करोगे ना, ठीक, तो बचेगा क्या सर, ऊपर से बचेगा 1/k और नीचे बचेगा 1/k डैश। हमें मान किसका निकालना है, k डैश का। तो आप इसको क्या लिखोगे, f1 बटे f2, ये k डैश पलट के ऊपर आ जाएगा k डैश बटे k। अब हमें किसका मान चाहिए था, k डैश का, तो k डैश के लिए k इधर भेज दो, तो k डैश की वैल्यू आ गई k f1 बटे f2। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, k f1 बटे f2, ऑप्शन नंबर ओके। ये बढ़िया सवाल था, इसको थोड़ा स्टार मार्क करना है। अब इसी कॉन्सेप्ट में ना सुनो, ऐसा भी कह सकता था कि भैया हमने दूरी को आधा कर दिया, ठीक है, इसी में एक बात और ऐड कर देता कि दूरी को आधा कर दिया, तो फिर आपको क्या करना पड़ता, r की जगह पर यहां रखना पड़ता r/2, तो चीजें थोड़ी सी बदल जाती। चलो फिलहाल इसको छापो, चलो आ जाओ। कह रहा है स्थिर विद्युत में गॉस का नियम लिखिए। तो इसका जब आप सॉल्यूशन करने बैठ रहे हो तो भैया गॉस का नियम अब आप लिख लेना, क्योंकि बार बार क्या लिखने का मतलब कोई बनता नहीं है, ठीक है। और ये वही वाला है, हमने गॉस के नियम के 3 अनुप्रयोग आपको बताए थे। पहला था अपरिमित लंबाई के चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र, जो कि आता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई r, ये निकल के आता है। दूसरा हमने आपको अनुप्रयोग पढ़ाया था कि आवेशित समतल चादर जो अनंत विस्तार की है, अनंत विस्तार की आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र, जो कि आता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो बस वही है। अब यहां पर थोड़ा सा एक शब्द इन्होंने जोड़ दिया, आवेशित प्लेट। आवेशित का मतलब टेंशन नहीं लेना है, वो आवेशित प्लेट की ही बात कर रहा है, ठीक है। वो तुम्हें खाली गुमराह करने के लिए थोड़ा सा ऐसे शब्दों का चयन कई बार कर देता है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है। 3 ही अनुप्रयोग हैं, जब प्लेट की बात कर ले तो दिमाग में रख लो। या यहां पर ऐसा भी कर देता, आवेशित सीट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, या आवेशित चादर के कारण भी कर सकता है, तो वो प्लेट बोल दे, सीट बोल दे, चादर बोल दे, कंफ्यूज नहीं होना है। समझ गए बात को, ठीक है। हाँ वो लाइन याद रखना, राहत इंदौरी जी की, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो शब्द कुछ भी आ जाए भैया, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो इसका हम लोग डेरिवेशन पार्ट करते हैं, ठीक है। अब डेरिवेशन पार्ट के लिए भैया पूरा लगा हेडिंग, और क्या है, समतल आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र। लेकिन एक बात ध्यान देना भैया, अब यहां पर जो बोला है मैं उस हिसाब से हेडिंग लगा रहा हूं। आपके क्वेश्चन मान लो बोल दे समतल आवेशित चादर के निकट, तो आप वहां पर क्या लिखोगे, आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो यार चुंबकीय क्षेत्र ही दिमाग में आ रहा है बार बार, समतल आवेशित के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। आ जाओ करते हैं फिर इसको पार्ट डिराइव करते हैं। हमने क्या किया कि ये एक हमने शीट ले ली, कहां ली पता नहीं, एहसासों सी कहानी है। चले तो ये हमने एक शीट ले ली, ठीक है। और इस शीट पर हमने कुछ चार्ज दे दिया, चार्ज कितना है पता नहीं, ठीक है, बट हाँ कुछ चार्ज इसको हमने दे रखा है।
और हमने ये मान लिया है कि ये शीट का जो आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। आवेश का जो इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा हमने मान लिया है। ठीक है। अच्छा, आवेश घनत्व होता क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व तो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाता है? आवेश घनत्व कहलाता है। अब हमने क्या किया, जरा इमेजिन करना, ठीक है, कि ये हमने कोई एक शीट ले ली है, ये हमारे पास कोई एक शीट है। अब हम क्या करें, अनंत विस्तार के, मुझे नहीं पता यार ये कितनी लंबी चौड़ी है, ठीक है। अब ये शीट, ये मत में मोटाई को नेग्लिजिबल मान लो, शीट का मतलब एकदम पतला कागज, ठीक है ना, जिसकी मोटाई ना के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसके छोटे से एरिया के लिए निकाल लेते हैं, और छोटा सा एरिया हमने यहां पे मान लिया, ये छोटा सा एरिया है इसका, ठीक है। ये तो ऐसे हम एक क्या करते हैं, बेलनाकार बढ़िया से छोटा सा क्या मान लेते हैं, गॉसियन सरफेस। भाई गॉस के नियम के 3 अनुप्रयोग के 3 स्टेप, क्या मानना? पहले सबसे गॉसियन पृष्ठ मानना, उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालना, गॉस के नियम से तुलना करनी। 3 अनुप्रयोग है, हर अनुप्रयोग में बस 3 ही स्टेप करना है। सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ बनाना, उसके बाद उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालना, उसके बाद गॉस के नियम से तुलना करवा देनी है। तो चलो आ जाओ, फिर काम वही 3 करना है, ज्यादा कुछ अपने को लोड नहीं लेना है। तो हमने क्या किया कि यहां से एक गॉसियन पृष्ठ हमने मान लिया, ये रही एक हमारे पास गॉसियन सरफेस बेलनाकार। एक एक बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करियो भैया। और इसका जो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो हमने मान लिया a है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है भैया? वो a है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, तो हमने क्या किया, जरा यहां पर देखो, कुछ थ्योरी क्या लिखेंगे हम, थ्योरी पहले लिखो। माना एक समान रूप से आवेशित समतल प्लेट जिसका अपृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। ऑलराइट, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। जिसके निकट वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इसके लिए एक ए अनुप्रस्थ काट वाला, ये अनुप्रस्थ काट का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ठीक है। तो कुल फ्लक्स फाई का मान क्या हो जाएगा सर? वही φ1 प्लस φ2 प्लस, अब जरा इधर ध्यान दो भैया, जब हम ये सरफेस मान रहे हैं, ठीक है, तो ये आपने शीट रखी है, ये हमारे पास एक पतली सी शीट है, ठीक है, और इस शीट के लिए हमने क्या मान लिया है? एक बेलनाकार पृष्ठ मान लिया ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस शीट से इधर की तरफ, क्योंकि इस पूरे पर चार्ज फैला हुआ है शीट पर, ठीक है, तो इधर की तरफ भी क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी या फिर इधर होगी। समझ गए बात को? अब यहां पर 3 सरफेस कौन कौन से हैं सर? एक सरफेस है ये वाला, और इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर, समझ पाए बात को? तो एक हमने यहां पर छोटा सा एरिया वेक्टर ले लिया इस डायरेक्शन में ds1,
एक छोटा सा एरिया वेक्टर हमने यहां पे ले लिया, छोटा सा एरिया वेक्टर इधर वाले का किधर होगा, ds2 है ना भाई, ये वाले सरफेस का इधर, इधर वाले का सरफेस का इधर, ठीक। और ये जो वक्र पृष्ठ है उसका ऊपर मान लिया, तो ये वक्र पृष्ठ वाले का हमने कहां ले लिया, ऊपर की तरफ ले लिया ds3, ठीक है। अब भाई हमने अभी आपको बताया कि शीट ऐसे रखी तो इसे वैद्युत क्षेत्र या तो इधर होगा या तो इधर, तो इस पॉइंट पर तो वैद्युत क्षेत्र इधर है यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र इधर है यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। लेकिन यहां पर जब भाई वैद्युत क्षेत्र, अब ये आपको ऐसे चौड़ाई में दिख रही है बट ये ऐसे थोड़े रखी है, ये तो ऐसे एक शीट रखी हुई है और ये आपने क्या निकाला है, वैद्युत फ्लक्स, सॉरी ये आपने बेलनाकार पृष्ठ माना, ये शीट है, तो यहां पर जो पॉइंट होगा इसके सरफेस पर ऊपर, तो उसका एरिया वेक्टर तो ऊपर जाएगा। अब जरा ध्यान दो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर की तरफ। अब ये जो पूरा वक्र पृष्ठ है इस पे आप कहीं पर भी, इस पर कहीं पर भी आपने छोटा सा एलिमेंट लिया, मान लो हमने यहां पर लिया, तो यहां पर लेंगे तो इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर किधर होगा, ऊपर की तरफ। यहां लेंगे इधर, यहां लेंगे इधर, यहां लेंगे इधर, मतलब इस पॉइंट पर कहीं भी लेंगे, यहां लेंगे नीचे, इधर लेंगे तो इधर, तो हर पॉइंट पर आप देखोगे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, ऐसे अंगूठे की दिशा में, और ये ऐसे घूम रहा है, अभी भी 90 डिग्री, अभी भी 90 डिग्री, अभी भी हर जगह पूरे में क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा, समझ गए। तो वक्र पृष्ठ के साथ कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री का। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, तो यहां पर आप ये चाहो तो लिख भी लो, या ज्यादा ऊंचा पिच ना करे तो ज्यादा बढ़िया है ना, सिंपल सादा डायग्राम रखते हैं। तो जरा लिखते हैं कुल फ्लक्स फाई, इसकी वजह से क्या आ जाएगा, वेक्टर E डॉट ds1 प्लस इसकी वजह से वेक्टर E डॉट ds2 प्लस इसकी वजह से वेक्टर E डॉट ds3। क्लियर है मुद्दा, यही होगा। अब पहले वाले के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, E ds cos 0, क्या लिखोगे, पहले वाले के लिए एंगल 0 है, प्लस दूसरे वाले के लिए E ds2 cos 0 प्लस तीसरे वाले के लिए E ds3 cos 90। और ये आप सभी को पता है cos 90 का मान होता है 0, तो ये बन गया 0। तो यहां पर हमने बाहर कर लिया ds1 प्लस यहां पे E बाहर कर लिया ds2 प्लस 0। अब देखो ये क्या है E, और इसका छोटा सा एरिया ds1 है, पूरा एरिया कितना है A, ठीक है, तो ये हो जाएगा EA प्लस यहां पर भी देखो छोटा सा एरिया ds2, पूरा एरिया कितना है A है, तो इसको भी हमने क्या लिखा, EA। तो ये पूरा क्या बनेगा भैया, तो फ्लक्स का फार्मूला आ जाएगा, कुल फ्लक्स हमने निकाल लिया, कुल फ्लक्स कितना आया है 2EA। ठीक है सर, बहुत सही बात कर रहे हो, एकदम बढ़िया। अच्छा यहाँ पर आपने पृष्ठीय विभव सिग्मा माना है, तो आपको ये पता है कि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A, ये होता है ना। अब देखो हमने दो काम कर लिए, दो काम क्या क्या कर लिए अपन ने, गॉसियन पृष्ठ बना लिया, ठीक है। अब ये टेढ़ा मेढ़ा बना होगा बट आप समझ जाना, मेरी भावनाओं को समझना, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ बनाया, इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकाला, ठीक। तीसरा काम क्या करोगे सर, तीसरा काम गॉस के नियम से तुलना करवा देंगे, तो तीसरा काम कर लो। गॉस की प्रमेय क्या कहती है सर जी, सर गॉस की प्रमेय कहती है फाई बराबर Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर कुल आवेश कितना है बटे में, तो अंदर कुल आवेश कितना है, कैपिटल Q, मान लिया कैपिटल Q, कितना आवेश है, तो ये आ गया Q/एप्सिलॉन नॉट। और फाई का मान आपने यहां से कितना निकाला है 2EA, तो आप क्या लिखोगे 2EA बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट Q/A, और Q/A क्या है, सिग्मा है, तो E का फाइनल रिजल्ट आप निकालोगे E बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये R पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि भैया मान लो ये हमने एक शीट ले ली, ठीक है, ये मान लेते हैं अपने पास एक सीट है, ठीक है, ये अपने पास कोई शीट है जहां पे कुछ आवेश रखा हुआ है, तो आप इस सीट की वजह से चाहे यहां पे निकालो, इस सीट की वजह से चाहे आप यहां निकालो E1 और E2, तो ये क्या होंगे, E1 और E2 आपस में बराबर होंगे, जो कि दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहे। समझ आई बात, चलो छापो फटाफट इसको।
चलो भैया अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा। यह कुलदीप यादव वाली गुगली है। 10 सेकंड का टाइम लो और जरा इसको करो। चलो चलो करके बताओ। जिस प्रकार ना कुलदीप यादव की गूगली पढ़ने के बाद समझ ना आती किसी को, ऐसी वाला एक क्वेश्चन एकदम गूगली वाला। चलो आप लोग भैया अभी वीडियो रोक लो, तुम्हारे हाथ में है, एक बार सॉल्व करके जवाब दो इसका, तब लिखना आगे। चल किया जाए। कौन सा ऑप्शन हो सकता है बताओ। हाँ ऑप्शन सी, ओके। और कोई डी, ओके। और कोई सी डी, दो बच रहा है, वो कोई बता दो। ए, हाँ बहुत सही। देखो ये क्या कह रहा है ध्यान से कि यार अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना हो तो आपको गॉस का थ्योरम पता है कि जो गुजरने वाला कुल फ्लक्स होता है वो होता है Q इनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी भी बंद पृष्ठ के भीतर कुल कितना आवेश है बटे एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात बताओ जरा, मान लो ये मैंने कोई एक सिस्टम ले लिया, ये कोई सभी पृष्ठ है, मुझे नहीं पता। अब यहां पर मैंने एक डाइपोल रखा, बहुत ध्यान से सुनना, ये मैंने एक डाइपोल यहां पे रख दिया। अब ये किससे मिलकर बना होगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू से। किससे मिलकर बना होगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू। कुल आवेश कितना हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू मिलकर क्या हो गया, 0। ठीक है। अब ये चाहे आप एक डाइपोल रखो, चाहे आप रखो ये, तो यहां पर मान लो माइनस का Q1 और यहां पे प्लस का Q1 से मिलकर बना होगा। भाई आवेश क्या, द्विध्रुव क्या होता है, जितना माइनस उतना प्लस, तो कुल आवेश क्या हो गया, 0। और इसलिए आपका Q इनक्लोज्ड क्या बन जाएगा, 0, यानी गुजरने वाला कुल फ्लक्स होगा 0। कहानी खत्म। धन्यवाद। अब देखो अगर यही क्वेश्चन आपका, चूंकि ये तो 2 नंबर में आया हुआ है, अगर ये 4 नंबर 5 नंबर में आता तो हम पहले आपको आइडिया देते कि आप पहला काम क्या करो, गाउस का नियम लिख लो। ठीक, और गाउस का नियम लिखने के बाद आराम से फिर अगली हेडिंग डालो, गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, गोलीय कोश के कारण, या आवेशित लिख लो आगे शब्द, के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब जरा बहुत ध्यान से समझना चीजों को। अब यहां पे तो इसने खाली बाहर बोला है, मैं अंदर बाहर हर जगह का डेरिवेशन करवा दे रहा हूं पार्ट। अब दिमाग में उठा लेना, क्योंकि जो इसके पिछले साल वाला पेपर है उसमें गोले के बाहर, गोले के भीतर और गोले के पृष्ठ तीनों पर पूछा था। ठीक है, जिसमें वो पेपर दिए थे प्रकाश वाला जो साल था, ठीक है ना गोस्वामी जी। हाँ, तो उसमें तीनों आया था, तो अपन तीनों कर ले रहे हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये हमने आवेशित गोला मान लिया। अब ये गोलीय कोश है, वो प्लास्टिक वाली गेंद आती है ना, बचपन में खेले हो बैट बॉल, तो उसके अंदर तो कुछ नहीं होता है, खाली है। बस वैसे ही एक ये गोलीय कोश है, खाली गोला है, और इसको आपने जितना भी चार्ज दिया तो क्या होगा भैया, अंदर तो कुछ है नहीं, अंदर तो खाली है। तो जितना आवेश आप दोगे, पूरा का पूरा आवेश क्या होगा, एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। पूरा का पूरा आवेश क्या होगा, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। और इस गोले की जो त्रिज्या है ना, इस गोले की त्रिज्या हमने मान ली कैपिटल आर। क्या मान ली है भैया, इस गोले की त्रिज्या हमने मान ली है कैपिटल आर। ठीक है, तो भैया यहां पर लिखो, चलो लिखो भैया, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जिसे Q आवेश दिया गया है। यह दिया गया आवेश
गोलीय पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें हमने कर ली। अब हमें क्या करना है कि गोले के बाहर जिसके कारण हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अच्छा एक बात बताना, आप लोग अक्षीय और निरक्षीय वाला डेरिवेशन कर चुके हैं ना अपन पीछे, फिर ठीक है। तो ये बात हो गई। अब इसमें केस नंबर फर्स्ट हम मान लेते हैं गोले के बाहर। कहां पे जा रहे हैं भैया? गोले के, अच्छा क्वेश्चनों में, अच्छा बाहर ही बोला है, ठीक है। यानी कि जो हम गोले से दूरी ले रहे हैं वो आर हमारा क्या है, कैपिटल आर से बड़ा। अब सुनना, हम क्या करेंगे कि गोले के बाहर कोई पॉइंट लेना है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि सेंटर से इसकी दूरी आर है, क्या है, स्मॉल आर मान लिया, क्योंकि कैपिटल आर तो रेडियस था। तो अब क्या करेंगे कि इस वाले बिंदु पर जहां हमें निकालना है, अब गॉस के नियम का अनुप्रयोग है, तो 3 काम करने हैं। क्या? गॉसियन पृष्ठ खींचो, उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालो, गॉस के नियम से तुलना करो, ठीक। तो अब इसको पूरे को हमें समाहित करना है, तो हम क्या करते हैं कि इसी के जैसा एक संकेंद्रीय गोला ले लेते हैं। ये हमने एक गोला ले लिया, ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है, कितने रेडियस का? आर रेडियस का। ये हमने आर त्रिज्या का एक गोला खींचा, ठीक है। अब इससे गुजरने वाला हमें कुल फ्लक्स नहीं। अब क्या किया हमने, सुनो 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 सुनो, यहां पर ना एक छोटा सा हमने क्या ले लिया, एरिया वेक्टर ले लिया, जिसका एरिया होगा ds। अब ये गोला ऐसे है, ठीक है, ऐसे गोला है। अब गोले पर कहीं पर भी आप एरिया वेक्टर खींचोगे तो उसके लंब हो जाएगा बाहर की तरफ। और ये भी दिमाग में रखना कि किसी भी चालक पदार्थ से जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा चालक पदार्थ से लंबवत होती है। आगे हम चालक पदार्थ की प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे तो लिखवाएंगे पॉइंट ये कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो किसी भी चालक पदार्थ से जब निकलती हैं तो उसके लंबवत निकलती है, और उसके लंबवत ही हमारा एरिया वेक्टर होता है। तो इसका मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है दैट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो निकालो। तो इसके लिए हमने क्या किया, स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। क्या क्या हमने, स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, ओके। तो अब इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो हमें अब क्या चाहिए, हमें चाहिए इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स। तो निकालो, साई बराबर क्या हो जाएगा, E डॉट ds। तो फाई बराबर E ds cos 0। तो फाई का मान आ जाएगा, E को बाहर कर लो, अंदर सिर्फ क्या बचा, ds। अब देखो, सुनो सुनो सुनो, देखो ds 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 करते 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 ये पूरा कवर हो जाएगा कि नहीं। लेकिन ध्यान रहे, ये परिधि ना है, ये आपने सर्किल नहीं लिया है, ये क्या लिया है, पूरा का पूरा स्फीयर है, गोला, ठीक है, पूरा का पूरा स्फीयर है। आप फील करो कि आपके सामने फुटबॉल रखा हुआ है, पूरे एरिया पर बैठा हुआ है पृष्ठ। जो आवेश है उसके पूरे पृष्ठ पर है। ये ध्यान रखना, ये आपका सर्किल नहीं है कि आप इसका पूरा, हमने कहा ds 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 करते करते आप 2πr लिख दो ना, गलत फहमी मत रहे ना। ये क्या है, पूरा एक गोला है, तो पूरा हमें उसका क्षेत्रफल लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, कुल फ्लक्स फाई बराबर, नीचे अभी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हाँ दिख जाएगा। तो लिखेंगे आप कुल फ्लक्स फाई बराबर, ये जो वैद्युत क्षेत्र है गुणे में क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे आप, जो टोटल सरफेस एरिया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो फ्लक्स फाई बराबर E,
और गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत? ये वाली लाइन नहीं दिख रही क्या? चलो भैया, इस नीचे वाला ना दिख रहा तो उसको उधर लिख लेंगे ऊपर, है ना। तो यहां से कुल फ्लक्स आ गया वैद्युत क्षेत्र इंटू में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया समीकरण नंबर 1। गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकाल लिया। ठीक, अब तीसरे काम में क्या करना है? गॉस के नियम से तुलना करवा देनी है। और गॉस की प्रमेय से अब देखो जरा, जितना आपने आवेश दिया है वो पूरा कहां? इस छोटे वाले गोले पर। पूरा का पूरा जो आपने आवेश दिया है वो कहां बैठा है? इस छोटे वाले गोले पर। आप किसकी वजह से निकाल रहे हो? इस बड़े वाले गोले से। तो क्या आप ये कह सकते हो कि भैया हमने जितना आवेश क्यों दिया था वो पूरा का पूरा दिया गया आवेश क्या होगा? इस बड़े वाले गोले के अंदर होगा, है बात की नहीं? क्योंकि जो आपने आवेश दिया वो इस छोटे वाले गोले पर बैठा है। ठीक, और आप निकाल रहे हो इस बड़े वाले गोले के अंदर, तो ये पूरा का पूरा आवेश कहां है? इस बड़े वाले गोले के भीतर है। तो आप निकाल लो। तो क्या लिखोगे कि फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा? जो आपने टोटल चार्ज दिया हुआ है Q बटे एप्सिलॉन नॉट, और टोटल फ्लक्स आपने ऊपर निकाला है कि E बराबर क्या आ जाएगा? भगवान, कुल फ्लक्स कितना निकाला था? E इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो E का मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? Q बटे आर स्क्वायर। अब अगर आप देखो तो मैंने जब हमने फॉर्मूला आपको लिखवाया था तब भी हमने आपसे कहा था कि जो गोला होता है, ठीक है, वो उस जब आप किसी बिंदु पर बाहर वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे होते हो तो पूरा का पूरा गोला ऐसे बिहेव करता है जैसे मानो कि पूरा का पूरा आवेश कहां बैठा हो? एक पॉइंट चार्ज पर बैठा हो, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का भी फार्मूला यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला भी यही होता है। तो जब आप ये जब हम किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं तो यही फार्मूला निकल के आता है। गोले के लिए लिख रहे हैं तो भी क्या निकल के आ रहा है? सेम फार्मूला निकल के आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आप बाहर बात करो ना तो ये पूरा का पूरा एक गोला नहीं है, ये पूरा गोला ऐसे बिहेव कर रहा है कि मानो पूरा का पूरा चार्ज कहां बैठा है? इसके सेंटर पर बैठा है। समझ आई बात? तो ये पूरा का पूरा गोला एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है। अब पहला तो आपने निकाल लिया, दूसरा देखो कहां पर? गोले के पृष्ठ पर। कहां भैया? अब गोले के पृष्ठ पर क्या होगा? आर का मान कैपिटल आर के बराबर होगा, है ना। ये आर अभी बाहर था, अभी आर आते 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 यहां आ जाएगा, तो आर और कैपिटल आर दोनों बराबर होंगे ना सरफेस पे। तो बस आर की जगह क्या लिख दो? कैपिटल आर लिख दो। तो E बराबर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। लेकिन जब आप अंदर आओगे ना, जरा ध्यान देना, जब आप इनसाइड आ रहे हो गोले के अंदर, तो आपका जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से छोटा। अब मान लो, सुनो इधर, कि भैया हमें गोले के भीतर किसी पॉइंट पर निकालना है, तो निकाल लो जरा। मान लो हमने ये गॉसियन पृष्ठ खींचा, ठीक है, और इस पॉइंट पर हम वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं गोले के अंदर, ठीक है। तो इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा भैया? इसके लिए तो कुल फ्लक्स ही 0 आ जाएगा ना। कुल फ्लक्स ही क्या आ जाएगा? 0 बटे एप्सिलॉन नॉट। या आप ऐसे समझ लो, जब आप इनसाइड बात कर रहे हो तो इनसाइड तो Q इनक्लोज का मान क्या आ रहा है? 0। अब ये 0 तो गुजरने वाला फ्लक्स 0, और फ्लक्स 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी। क्यों? आप एक बात बताओ, ये जो आपने रेड वाला जो आपके सामने स्फीयर है, क्या इसमें कोई आवेश है? पूरा का पूरा आवेश तो यहां बैठा है, यहां तो कोई आवेश नहीं। अब जब Q अंदर आवेश ही 0 हो गया, इसका मतलब अंदर से गुजरने वाला कुल फ्लक्स 0, और अंदर से गुजरने वाला कुल फ्लक्स 0, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? 0। कहानी खत्म। कोई समस्या? तो मेन पार्ट यही है गोले के बाहर वाला, बाकी दो तो कुछ नहीं है। अब इसके लिए मैंने आपको ग्राफ बनवाया था, याद करो, ठीक है, कि अगर मान लो ये आपका गोला है तो ये सेंटर है, इधर की तरफ आर बदल रहा है, और ये आपका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब तक आप गोले के अंदर हो
जब तक आप गोले के अंदर हो तब तक वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जीरो। गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या है, जीरो। और गोले के पृष्ठ पर अचानक से आपको वैद्युत क्षेत्र मिलता है मैक्सिमम। गोले के पृष्ठ पर कितना मिलता है, मैक्सिमम मिलता है, और उसके बाद धीरे धीरे घटना शुरू कर देता है ऐसे। ये हमने आपको बताया था। ये कहां है, जब ये आपका, ये अभी तक आप ये वाला जो पॉइंट है, ये आप चल रहे हो कैपिटल आर, ये वाला पॉइंट है आर बराबर कैपिटल आर, यहां पे है ई बराबर जीरो, और यहां पर ये घटता जा रहा है। ठीक है, चलो छापो। ठीक है भैया, तो ये जो क्वेश्चन है आपका द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये ऑलरेडी कराया हुआ है। ठीक है, आप जाकर के अपनी प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब सुनो जरा ध्यान से कि जब हम वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, सर फ्लक्स का फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, या इसको हम कह सकते हैं वेक्टर ई डॉट ए। क्या कहते हैं, ई डॉट ए। और बड़े ध्यान से एक बात हमेशा याद रखना कि अगर कोई वेक्टर a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप ऐसा दिया हुआ है कुछ, और एक वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप, तो a डॉट b जो इसका होता है वो होता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, यानी चुपचाप i वाले का i के साथ, j वाले का j के साथ और k वाले का k के साथ गुणा करवा दो, दैट्स इट। तो यहां पर देखो e का मान कितना दे रखा है 4i कैप प्लस 3j कैप, और a का मान दे रखा है j कैप। अब सुनो, हमें क्या करना है भैया, i तो यहां पे है ही नहीं, i वाला खत्म करो, j यहां भी है, j यहां पे है, तो 3 दूनी 6, तो फ्लक्स का मान कितना आ गया 6। क्या k भी ऐसा नहीं है, इसका मतलब आपका फ्लक्स कितना आ जाएगा 6। इसका मात्रक, फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, बताओ जल्दी, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये होता है भाई। फ्लक्स आप क्या लिख रहे हो, फ्लक्स फाई बराबर ई इंटू ए ही तो लिख रहे हो। ई का मान क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, तो रिजल्ट तो यही आएगा ना। कहां ध्यान है। अब इसका एक क्वेश्चन और बचा है, वो जबरदस्त, मतलब पूरे 2025 का मैं कह सकता हूं कि इस चैप्टर का एकमात्र बढ़िया न्यूमेरिकल पूरे 2025 में आया हुआ। ठीक है, तो इसको लिखो, फिर एक वो बचा है, करवा के आप लोग को छोड़ देंगे आज। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का सूत्र। अब हमने आपसे बात की थी कि आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है उसे सिग्मा से लिखते हैं, और सिग्मा बराबर होता है Q बटे A, चार्ज पर यूनिट एरिया। याद करो बात, 3 हमने आपको बताया था, रेखीय आवेश घनत्व, चार्ज पर यूनिट लेंथ Q बराबर लैम्डा बाई L, पृष्ठीय आवेश घनत्व Q बराबर सिग्मा बाई A, और आयतन आवेश घनत्व Q बराबर रो अपान वॉल्यूम। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो Q बराबर, सिग्मा बराबर क्या होता है Q बटे E, तो इसका मात्रक भी लिख लूं, Q का मात्रक क्या होता है कूलम, और इसका होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन लिखोगे तो आवेश के लिए 80 और इसके लिए L की पावर -2, तो इसका ये हो गया मान और मात्रक। अब ये जो आगे न्यूमेरिकल दिया हुआ तुम्हें कि एक आवेश Q है, 2 संकेंद्रीय खोखले गोलों जिनकी त्रिज्या R1 R2 है, उनके आवेश घनत्व समान है, तो उनके केंद्र पर, उभयनिष्ठ केंद्र पर क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। ये हम लोग अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे वैद्युत विभव वाला, तब हम इस न्यूमेरिकल को वहां पे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ये क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, आप आराम से ट्राई करने की आप लोग कोशिश करना, बाकी हम लोग अगली क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए अपना एक टारगेट था कि यार 20-25 क्वेश्चन करने का, बट 13 ही अपन पहुंचे हैं, लेकिन हाँ 2025 के आए हुए 7 के 7 सेट में मिलाकर 13 क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी हर सेट में लगभग 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यानी 4 नंबर 5 नंबर के आसपास तक। तो बेहतर है कि इस चैप्टर को आप बाकायदा से तैयार करें,
और अभी जो हमने पीछे बताया था निरक्षीय वाला, एक बार अब लगे हाथ एक ही बच रहा है यार, वो भी आप लोग ट्राई कर लेना। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक कर लोगे भैया, कोई दिक्कत। अब बाकी अगली जो भी मतलब संडे वनडे होगा हम लोग वापस पहुंचेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे, टेंशन मत लेना, करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग अगला चैप्टर पढ़ते भी हैं, ठीक है। चले, थैंक यू सो मच।